फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉर्ट लॉ के अंदर अवेलेबल जो रेमेडीज है उसके ऊपर डिस्कशन किया था चैप्टर 24 के अंदर। और आज के वीडियो में हम लोग उसमें जो बचे हुए टॉपिक्स थे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डैमेजेस फॉर पर्सनल इंजरी। यानी पर्सनल इंजरी के केस में जो डैमेजेस अवार्ड की जाती हैं उसको मेजर कैसे किया जाता है, किस डिफरेंट हेड्स के अंदर उसको मेजर किया जाता है, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का डाउट ये था कि क्या डैमेजेस और कंपनसेशन को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है और क्यों हम कई बार डैमेजेस यूज कर रहे हैं, कई बार कंपनसेशन यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डैमेजेस क्लेम और कंपनसेशन के वीडियो में इनके मीनिंग्स को समझ लिया था। लेकिन जो क्वेश्चन आपका है, जो डाउट है, उसको समझने के लिए आप सबसे पहले एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक टोकरी है और उस टोकरी में आम रखा हुआ है, सेब रखा हुआ है और अमरूद रखा हुआ है। और आपको उस टोकरी में से अमरूद को निकलवाना है। तो आपको पता है कि ये तीनों के तीनों क्या है, फल है। तो आप अगर ऐसा बोलें कि फल निकाल के रख दो, तो जो पर्सन आपका बात फॉलो कर रहा है वो क्या करेगा, सारा फल निकाल के रख देगा वन बाय वन। क्योंकि आपने फल कहा था तो फल, अमरूद आपने गलत नहीं कहा, आपने कहा फल, तो फल तो हम तीनों है। लेकिन वहाँ बात है कि अगर स्पेसिफिकली हमको अमरूद निकलवाना था तो हमको सिर्फ केवल अमरूद के बारे में कहना था। फल, अमरूद भी एक फल है, लेकिन फल लार्जर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसके अंदर तो बाकी चीजें ऑलरेडी आएंगी। लेकिन आपको सपोज कीजिए आपको तीनों निकलवाना है, तो उसके लिए फल आप कहते तो कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर आपको पता है अमरूद के बारे में और तो आप स्पेसिफिकली अमरूद कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता। इसी तरह से जब हम डैमेजेस और कंपनसेशन की बात करते हैं, तो डैमेजेस जब भी हम लोगों ने देखा कि डैमेजेस के डेफिनेशन में ही देखा था हम लोगों ने कि वो एक प्रकार का मॉनिटरी रिलीफ है। यानी जब भी डैमेजेस होगी तो मॉनिटरी रिलीफ, मॉनिटरी टर्म्स में ही हम देखेंगे। हमेशा ध्यान में ही रखिए आप इस चीज़ को। और जब भी कंपनसेशन है तो कंपनसेशन काफ़ी ब्रॉड टर्म है, जैसे कि हम लोगों ने देखा उसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो, किसी भी तरह का बेनिफिट्स अगर प्रोवाइड करती है कोर्ट, तो सारा वो कंपनसेशन के हेड में आ जाएगा, कंपनसेशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन डैमेजेज एक स्पेसिफिक है। कंपनसेशन जो एग्जांपल दी उसमें कंपनसेशन एक तरह से समझिए फल है। अगर आपने बोल दिया कंपनसेशन तो उसमें बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन अगर आप डैमेजेस बोलेंगे तो वो हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में होगा। कंपनसेशन में रिहैबिलिटेशन भी हो सकता है, कंपनसेशन में एजुकेशन प्रोवाइड भी किया जा सकता है, उसमें जॉब भी प्रोवाइड किया जा सकता है, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है, कुछ भी जो कोड अवार्ड कर दे। लेकिन डैमेजेस जब भी होगा तो जो इश्यूज होंगे उसमें हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका इशू था। और दूसरा कि जो आप कह रहे हैं कि डैमेज की कंपनसेटरी डैमेजेस यूज क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, कंपनसेटरी डैमेजेस जब भी हम यूज कर रहे हैं तो इसको इस तरह से देखिए कि कंपनसेशन क्या होगा, जितना हार्म हुआ उसके इक्विवेलेंट उसी को कंपनसेटरी, भरपाई हिंदी में कहते हैं। तो कंपनसेटरी और डैमेजेस जब भी हम बात करें तो डैमेजेस क्या है, डैमेजेस मॉनिटरी टर्म्स में देख रहे हैं। तो कंपनसेटरी डैमेजेस की अगर हम बात करें तो वैसा डैमेजेस जो पूरी तरह से, मतलब वैसा मॉनिटरी टर्म्स में प्रोवाइड की जाएंगी जो हार्म को पूरी तरह से, हार्म का भरपाई कर दे रहा है। ठीक है, वही कंपनसेटरी डैमेजेस है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डैमेजेस फॉर पर्सनल इंजरी। फ्रेंड्स, जब भी कोई पर्सन आपके पास कोई समस्या लेकर आएगा तो आप एज एन एडवोकेट उस समस्या को सुनने के बाद क्या कीजिएगा, सबसे पहला जो आपका टास्क होगा वो होगा कि आप उसका हल निकालिएगा, आप उसका रिलीफ ढूंढिएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपको बीइंग एन एडवोकेट रेमेडी के बारे में अवश्य जानना चाहिए। और रेमेडी के बारे में आपको उसका स्कोप, उसको मेजर कैसे करते हैं, क्या क्या आप कोर्ट के पास डिमांड कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तभी आप अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ या डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे। जैसे कि डॉक्टर के केस में होता है, डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है अपना समस्या बताता है, तो अगर यदि डॉक्टर को उस बीमारी का इलाज नहीं पता है तो बताइए वो इलाज कैसे कर पाएगा। उसी तरह से अगर आपको ये पता नहीं होगा कि रेमेडी क्या
अवेलेबल है तो आप अपने क्लाइंट का समस्या सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए ये इस तरह के टॉपिक्स जो है कई बार इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी पर्सनल इंजरी की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि 2 तरह का डैमेजेस प्रोवाइड किया जा सकता है, उसको कैटेगराइज़्ड हम लोगों ने किया था, स्पेशल डैमेजेस और जनरल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस में वैसे डैमेजेस थे जो जिनको कि मॉनेटरी टर्म्स में या जिनको मॉनेटरी टर्म्स में या फिर पेक्यूनियरी टर्म्स में आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता था। जैसे ट्रायल के समय दौरान जो लॉस हुआ या प्राइवेट मेडिकल केयर में मेडिकल एक्सपेंसेस जो हुए, इन सारे चीज़ों को मॉनेटरी टर्म्स में जब कोर्ट के पास हम जा रहे हैं, उसी समय मेरे पास मौजूद है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ का मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफिएबल है, क्वांटिफिएबल डेटाज हैं ये इस केस में, क्वांटिफिएबल डैमेजेस में, स्पेशल इक्विपमेंट, ये सारा कुछ। लेकिन अगर जनरल डैमेजेस की बात करें तो ये इनटेंजिबल फॉर्म का है, जहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसमें कुछ जनरल डैमेजेस में कुछ केसेस में पेक्यूनियरी टर्म्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है, जैसे फ्यूचर केयर या लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कंप्लीटली उस तरह के नेचर के हैं जिनको बिल्कुल भी मॉनेटरी टर्म्स में करना मुश्किल है, जैसे पेन एंड सफरिंग, लॉस ऑफ एम्निटी, लॉस ऑफ मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स या डिरेवमेंट। ये सारे चीज़ क्या है, ऐसे हैं जो जिनको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इन सारे चीज़ों को पर्सनल इंजरी के अंदर देखा जाता है अंडर डिफरेंट हेड्स, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि पर्सनल इंजरी के अंदर जो कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है उसको किन किन हेड्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला जो है वो है पर्सनल पेन एंड सफरिंग्स एंड लॉस ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। दूसरा है actual pecuniary loss resulting in any expenses reasonably incurred by the plaintiff. Third है the probable future loss of income by reason of incapacity or diminished capacity for work. जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपको इन्हीं, अगर पर्सनल इंजरी का केस है, सपोज कीजिए उसका परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है, तो उस केस में आपको इन्हीं चीज़ों के अंदर जो है कोर्ट के सामने आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पर्सनल इंजरी एंड सफरिंग्स एंड लॉस ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ हुआ, तो वो सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्पेसिफिकली जो आपके क्लाइंट के केस में हुआ। पेन एंड सफरिंग्स की अगर हम बात करें या अंडर पर्सनल इंजरी की हम बात करें तो इस हेड में हम लोगों ने देखा है पहले भी एग्जांपल्स, और अभी हम लोग अभी देखेंगे भी कि पास्ट जब भी घटना हो चुकी है तो वो पास्ट हो गया, और फ्यूचर लॉस ऑफ इनकम तो उन पास्ट और फ्यूचर दोनों को इसमें कवर किया जाता है। अवार्ड करते समय दोनों को ही कवर देखा देखा जाता है। इसी तरह से फिजिकल पेन या मेंटल एगोनी, उन सारी चीज़ों को भी अकाउंट में लिया जाता है। और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी शॉर्ट होता है हो जा रहा है तो उस केस को भी ध्यान में रखा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा पेन एंड सफरिंग्स कितना सीवियर है, उसका ड्यूरेशन कितना है, इन सब चीज़ों को भी अकाउंट में लिया जाता है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि कोई प्लेंटिफ है जिसको सीवियर इंजरी हुई, लेकिन उसको कोई पेन एंड सफरिंग एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्योंकि वो बेहोश था, वो अनकॉन्शियसनेस की अवस्था में था, तो उसको इस बात के लिए पर्सनल पेन एंड सफरिंग के लिए जो है कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनसेशन मिलेगा ही नहीं, बट ये जो सब हिट होगा उसमें नहीं मिलेगा। फर्स्ट केस है फ्रेंड्स, अब केस लॉ देखते हैं थोड़ा सा, लक्ष्मी नारायण वर्सेस सुमित्रा बाई। इस केस में डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ के डॉटर को शादी का झांसा देकर के उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है, और उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको मैरिज से रिफ्यूज कर देता है। तो इस केस में जो प्लेंटिफ है वो अपने डॉटर को हुई फिजिकल पेन, इंडिग्निटी, चांसेस ऑफ मैरिज बिकमिंग डिम एंड सोशल स्टिग्मा, इन सब
सारे चीज़ों के लिए जो है डैमेजेस क्लेम करता है और उसको इंटाइटल्ड माना जाता है। मीन्स उसको डैमेजेस अवार्ड की जाती है इन सारे हेड्स के अंदर। यहाँ पे देखिए चांसेस ऑफ मैरिज बिकमिंग डिम, ये किस प्रकार का है? ये लॉस ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ या पर्सनल पेन एंड सफरिंग, ये जो सब हेड है उसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह से फिजिकल पेन है, चाहे सोशल स्टिग्मा है, ये सारे चीज़ें भी उस हेड के अंदर आ जाएंगी। सेकेंड केस है रेहाना वर्सेस अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस। इस केस में होता क्या है कि एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल जो होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से उसके एक लेग में परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है। तो गर्ल को 10,000 रुपीज जो है अवार्ड की जाती है पर्सनल सफरिंग को ध्यान में रखते हुए। और इसके साथ ही मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ बिकॉज शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी स्पोर्ट्स, यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में कि उसको लॉस ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ क्योंकि वो अब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी या हाउस होल्ड वर्क्स में उसको दिक्कत आता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो डैमेजेस अवार्ड करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया इस केस में कि इंजरी की वजह से उसके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स में भी कमी आई या उसके पे असर हुआ, इसको भी ध्यान में रखा गया। इसी तरह से यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सविता शर्मा, इस केस में जहां एक 18 ईयर ओल्ड गर्ल का जो है वो ऑटो में जब जा रही थी तो मिलिट्री व्हीकल के द्वारा जो है ऑटो में टक्कर हुई और टक्कर की वजह से इसका जो है घुटना से जो पैर जो है पूरा कट गया। तो उसको आर्टिफिशियल लेग लगवाना पड़ा, आर्टिफिशियल लेग जिसको हर साल रिप्लेसमेंट करना जरूरी था, ईयर टू ईयर रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड था, हर साल उसमें ईयर टू ईयर रिप्लेस करना था। इसके अलावा मैरिज प्रोस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखा गया इसमें। तो जब अवार्ड की गई कंपनसेशन तो उन सारी चीज़ों को, इस बात को भी ध्यान में रखा गया, जाहिर सी बात है ये यहाँ हाईलाइट भी किया इसलिए क्योंकि ईयर टू ईयर रिप्लेसमेंट है तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस लगेंगे उसको भी देखा जाएगा। तो इस केस में जब कंपनसेशन अवार्ड की गई तो देखिए मेडिकल एक्सपेंस की भी अवार्ड की गई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आगे देखिए कंपनसेशन यूज किया गया और सब कुछ मॉनिटरी टर्म्स में आपको दिखेगा। मॉनिटरी टर्म्स में कहीं रिहेबिलिटेशन की बात की गई नहीं की गई। तो टॉर्ट के केसेस में आपको डैमेजेस जो है मॉनिटरी टर्म्स में ही देखने को मिलेगा। जैसे 10,000 फॉर मेडिकल एक्सपेंस मिला, पेन एंड सफरिंग्स के लिए 15,000, परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए जो है 12,000 और जो आर्टिफिशियल लेग का जो एक्सपेंस था उसको 6,000 दिया गया और वो कैलकुलेट किया गया 150 पर ईयर। और कब तक के लिए? फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक के लिए। तो उसको टोटल जोड़ करके 6,000 रुपीज जो है इस बात के लिए दिया गया, इस हेड के अंदर दिया गया जो फ्यूचर लॉस उसका था, सॉरी जो मेडिकल एक्सपेंस जो हुआ आर्टिफिशियल लेग लगाने की वजह से, जो हर साल उसका जो था उसको ध्यान में रखते हुए और उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट किया गया तो उसका 18 ईयर्स था और 40 उसमें ऐड हो गया तो ऑलमोस्ट 58 ईयर्स। देखिए उस समय जो केस, उस बहुत पुराना केस है तो उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट किया गया। जैसे अभी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इंडिया में जो लोग हैं मेल और फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आप एक बार देखिएगा इसको। अभी मेरे हिसाब से शायद 65 या उससे कम होगा या 65 होगा। एक नेक्स्ट केस है फिर फ्रेंड्स, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस कृष्णा। अच्छा ये जितना भी केस हम लोग देख रहे हैं इसमें बस आपको इसी तरह का केस मिलेगा, इसमें डेटा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये देखना और ये अनुभव करना कि ये सारी चीज़ें इस हेड्स के अंदर ये इश्यूज हुए और इस तरह से डैमेजेस को कैलकुलेट किया गया, उसको ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। तो जो नेक्स्ट केस है हमारा वो है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस कृष्णा। देखिए इस केस में होता क्या है कि दो बसों के टकराने की वजह से दो पैसेंजर्स का जो लेफ्ट आर्म होता है वो कंधे से कट जाता है, मतलब कंधे से लेके कट जाता है, पूरा आर्म ही कट जाता है। वो दो पर्सन जो है उसका एक का एज 26 ईयर्स होता है और एक का 40 ईयर्स होता है। इसके अलावा
दोनों जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। एक स्पिनर्स का काम कर रहा होता है, एक विंडर्स का काम कर रहा होता है। इस केस में और देखिए जैसे आपका भी जब क्लाइंट आए आपके पास तो आपको ये सारे फैक्ट्स भी पते होने चाहिए। आप देखिए यहाँ पे 26 ईयर ये क्यों दिया है? इसका मतलब इसका भी रिलेवेंसी है ना? जब कैलकुलेट करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस हिसाब से घटेगा, बढ़ेगा। इन सब सारे फैक्टर्स भी दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं इस केस में। ठीक है? वैसे हम लोग कभी किसी केस में ये नहीं देखते कि 26 ईयर्स का है कि 40 ईयर्स का, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे हर जगह जो है ईयर भी मायने रख रहा है ना? कितना साल का कोई है, ये भी मायने रखता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए जब कंपनसेशन प्रोवाइड की गई तो उनको जो है कंपनसेट एक 26 ईयर वाले जो थे उनको जो मंथली सैलरी उनकी थी 400, तो उनको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन जो एक्ट है ना, लेबर लॉ में देखिएगा कि अभी जो नया वाला भी कोड आ गया है लेबर लॉ का, सोशल सिक्योरिटी कोड, तो इस सब में जो है एक शेड्यूल दिया गया है, एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें कि डिफरेंट परसेंटेज दिया गया है कि जैसे अगर एक हाथ में अगर इंजरी आती है, एक हाथ परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उसके लिए उसको कितना माना जाएगा, कितना परसेंट डिसेबिलिटी माना जाएगा। इसी तरह से सारे शेड्यूल में पूरा दिया हुआ है कि अगर आई मान लीजिए सपोज आई में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना, इंजरी हो जाती है, तो कितना परसेंट डिसेबलिमेंट माना जाएगा, डिसेबिलिटी माना जाएगा। तो इस केस में जो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पुराना वाला जो था लेबर लॉ, और अभी भी पूरी तरह से इन्फोर्स नहीं है नया वाला कोड, तो आप समझिए कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को ही देखें, ठीक है? ये तो पुराना केस है तो हमको तो उसी हिसाब से देखना होगा। लेकिन अगर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की बात करें तो वहाँ पे जो इंजरी मानी गई, जो इनको इंजरी हुई वो 80% माना गया डिसेबिलिटी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो लॉस था उसको कैलकुलेट किया गया, तो वो 320 पर मंथ के हिसाब से 3840 पर एनम हुआ, और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसको 38,400 डैमेजेस कैलकुलेट किया गया, और बाद में स्पेशल डैमेजेस के रूप में कुछ और अमाउंट जोड़ करके टोटल जो कंपनसेशन प्रोवाइड की गई वो 40,000 प्रोवाइड की गई। इसी तरह से जो 40 ईयर वाले थे उनको भी उनका भी मंथली जो सैलरी था वो 400 था, उस हिसाब से उनका भी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज था वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके 35,000 दी गई। तो यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। बस यही आपको यहाँ पे पूरा ध्यान देने वाली बात है। देखिए जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस की वजह से इंजर्ड होता है तो उस केस में मेडिकल ट्रीटमेंट, पेन, सफरिंग्स के अलावा जो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फ्यूचर लिविंग होता है उसके लिए भी जो है कंपनसेशन डिमांड की जा सकती है। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फ्यूचर लिविंग, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जब इंजरी हो गई तो उसके बाद जो कॉस्टिंग है लाइफ, मतलब जो कॉस्ट लाइफ स्पेंड करने का है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मेडिकल एक्सपेंसेस हमेशा चाहिए, आपको हो सकता है अटेंडेंट रखना पड़े जो आपका हमेशा देखभाल करे, है ना? इसके अलावा आप का बार बार हॉस्पिटल आने जाने का खर्चा, कई तरह का चीज़ जो है, कई तरह का खर्चा जो है वो वहाँ पे एक्सपेंसेस होने लगता है। तो वही इंक्रीजेज इन कॉस्ट ऑफ फ्यूचर लिविंग, इसके लिए भी कंपनसेशन डिमांड किया जा सकता है। एक केस है, देखिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अजीब तरह का केस है, आप देखेंगे। ये है क्लॉस मिटल बैचर्ट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड। देखिए कॉन्ट्रैक्ट केस में भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में भी ये केस मिलेगा। देखिए इस केस में होता क्या है कि जो क्लॉस होते हैं वो प्लेंटिफ हैं इस केस में, और वो एक जर्मन होते हैं जो लुफ्थांसा एयरलाइंस में को पायलट होते हैं। और एक बार क्या होता है कि होटल, वो जो है होटल ओबराय इंटरकंटिनेंटल न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में एक ये बहुत पॉपुलर होटल है, 5 स्टार होटल है, जहाँ पे वो रुकते हैं 11 अगस्त 1972 को, और उनको 14/8 मतलब 14 अगस्त 1972 को वहाँ से फिर से वापस रवाना हो जाना था, और 13 अगस्त 1972 के दोपहर में वो स्विमिंग पूल में, होटल के स्विमिंग पूल में विजिट करते जाते हैं, और जैसे ही वो डाइविंग करते हैं
उनका हेड जो है वो स्विमिंग पूल के बॉटम से टकरा जाता है और राइट ईयर से जो है उनको ब्लीडिंग होने लगता है और फाइनली वो आर्म्स और लेग्स से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। उनको वहाँ से हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है और 21 अगस्त 1972 को उनको वापस से जो है जर्मनी के लिए वो रवाना हो जाते हैं। उनको मेडिकल एस्कॉर्ट के साथ जर्मनी रवाना कर दिया जाता है। वो अब इस इंजरी के बाद जो है अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाते, अपना वर्क कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और पेन और सफरिंग के साथ-साथ एक्सपेंडिचर जैसे डॉक्टर सर्विस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, स्पेशल डाइट, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटी, है ना? जैसे उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी इस तरह का चाहिए हो गया था कि स्पेशल फर्नीचर्स बनवाना पड़ा, मैकेनिकल स्पेशल इक्विपमेंट्स उनको ज़रूरत था ताकि जो फिजिकल इनकैपेसिटी है उनको, उसका भरपाई किया उन मतलब उसका जो है उसको इक्विपमेंट के थ्रू उनको जो है चलने में या फिर जो चीज़ें उनको डेली रिक्वायर्ड था लाइफ में वो प्रोवाइड किया जा सके। उसके लिए इतने सारे खर्चे जो है उनको करना पड़ा और फाइनली उनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है। 43 इयर्स की एज में वो 1985 में उनकी डेथ हो जाती है। डिफेंडेंट को नेग्लिजेंट माना जाता है। डिफेंडेंट जो स्विमिंग पूल जो होटल का मालिक होगा उसको जो है नेग्लिजेंट माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि जो स्विमिंग पूल का गहराई था वो कम था जिसके वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ। तो चूँकि 5 स्टार होटल का प्राइस जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो है माना गया कि एग्ज़ेम्पलरी डैमेजेस पे करने के लिए लायबल है। जो होटल है वो एग्ज़ेम्पलरी डैमेजेस पे करने के लिए लायबल है क्योंकि माना जाता है और इसलिए माना जाता है कि जो हाई प्राइस टैग टैग है तो इसलिए जो है उनको डैमेजेस भी उनको जो है पूरा व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए और अगर नहीं रखते हैं और डैमेजेस होती है तो वो कंपनसेशन पे करने के लिए भी एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे करने के लिए भी हमेशा उपलब्ध रहें। टोटल जो डैमेज कैलकुलेट किया गया था वो 1 करोड़ 3,25,000 के आसपास किया गया था। ये पुराना केस है, समझिए बहुत पुराना केस है, उसके बावजूद इतना कंपनसेशन जो है कैलकुलेट किया गया था। लेकिन चूंकि प्लेंटिफ के द्वारा 50 लाख ही डिमांड किया गया था तो जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया था उसमें 50 लाख ही कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया था। लेकिन बाद में जब अपील में केस गया तो उसको 75 लाख कर दिया गया था कंपनसेशन। खैर हम लोगों के लिए जो जरूरी चीज़ था वो था कि इन कितने जितने भी सारे एक्सपेंसेस हुए उस हिसाब से जो है कंपनसेशन भी बढ़ गया और चूंकि होटल 5 स्टार था तो उस हिसाब से कंपनसेशन भी बढ़ गया, डैमेजेस भी बढ़ गया। तो ये इम्पोर्ट हम लोगों के लिए अनुभव करना ज़रूरी था। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो अटेंडेंस एक्सपेंसेस उसके रिगार्डिंग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको पर्सनल इंजरी के अंदर अटेंडेंट एक्सपेंस का केस आपको एक बहुत मज़ेदार केस मिलेगा। देखिए इसमें बेसिकली वैसे डैमेजेस को भी इंक्लूड किया जाता है जो एक्सपेंसेस के रूप में होगा अगर किसी पर्सन को देखभाल के लिए बुलाना ज़रूरी हो, तो उसको भी अमाउंट कंपनसेशन दिया जा सकता है, उसके लिए भी कंपनसेशन या डैमेजेस पे किया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे ये मत सोचिए कि अटेंडेंट का मतलब केवल नर्स या इस तरह का केस, नहीं, 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 ये बहुत ब्रॉड है। यहाँ पे ब्रॉड ब्रॉड सेंस में यूज़ किया गया है। जैसे एक केस है वीरान वर्सेस कृष्णामूर्ति। आप ऐसा सोचे नहीं होइएगा, अगर आप पहले नहीं से नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पर क्योंकि हमको तो ये नया मिला। इस केस में देखिए होता क्या है कि एक 6 ईयर ओल्ड बॉय जो है वो उसको बस जो है टक्कर लगा मार देता है और वहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे उसकी माँ का सर्विस बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो बच्चा काफ़ी छोटा है ऑलरेडी और दूसरी बात है कि मदर का सर्विस वहाँ पे उसके देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी था। तो होता क्या है कि मदर जब भी उस अपने बच्चे को बच्चे को देखती है तो उसको बार-बार जो है वो अ, अनकॉन्शियस हो जाती है ना? और उसको इसलिए वो अनईज़ी फेल्ट करने लगती है। तो उसके लिए उसको जो है एक मिक्सचर देना पड़ता है ना? तो कुछ दवा जो है देना पड़ता है जिसका कॉस्ट हमेशा 2 लगता है, ठीक है? तो उस कॉस्ट को बाद में जब डैमेजेस अवार्ड की गई
तो ये 2 रुपये का जो कॉस्ट अमाउंट था उसको भी ऐड किया गया है स्पेशल डैमेजेस के तौर पे। तो ये जो अटेंडेंट का एक्सपेंस था उसको भी ऐड किया गया। देखिए कितना अलग तरीके का ये है। अगर ये केस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रूप में आता तो शायद हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते उस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 2 रुपया जो है सम के रूप में पे किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हमको लगा ये केस, क्योंकि हम भी इतना डिटेल में नहीं गए थे कभी इस केस का। उसके बाद एक है स्नाइडर वर्सेस एसोविच, है ना? प्रोनाउंसिएशन अगर गलत भी हो उसको देख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। है ना? इस केस में होता क्या है कि मिस्टर स्नाइडर जो है और मिसेस स्नाइडर जो है वो मोटर एक्सीडेंट उनका हो जाता है। मिसेस स्नाइडर जो होती हैं वो इंजर्ड होती हैं, लेकिन मिस्टर स्नाइडर जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और मिसेस स्नाइडर उनके जो है उनके भाई और सिस्टर इन लॉ वो उनके देखभाल के लिए आते हैं। मिसेस स्नाइडर बाद में जब वो ठीक होने लगती है, ठीक हो जाती हैं, जब उनको देखभाल की ज़रूरत उतना नहीं होती है, तो वो चाहती हैं कि उनको आप जो ब्रदर है और सिस्टर इन लॉ है, उनको जो है, जो खर्चा लगा उनको पे कर दें। तो इसलिए वो जो है मेडिकल एक्सपेंस के साथ-साथ वो जो है रिम्बर्समेंट भी माँगती हैं, अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के लिए, और वो अवॉर्ड किया जाता है। वो भी अवॉर्ड किया जाता है। शी वाज़ एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम। उसको वो भी एंटाइटल माना जाता है, क्योंकि उस समय ज़रूरी था, उसका देखभाल, उसका असिस्टेंस के लिए वो ज़रूरी था। डॉन तो नेक्स्ट केस है फ्रेंड्स, वो है डॉनली वर्सेस जॉयस। इसमें होता क्या है कि एक 6 ईयर ओल्ड माइनर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मदर उसके देखभाल करने के लिए आती है, और मदर का टाइम जो है मोस्टली अब देखभाल उसके, है ना, देखभाल में लग जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अपना जो है काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसका वेज जो है लॉस होता है, कम होने लगता है। तो ये जो वेज का लॉस हुआ, इसके लिए भी कंपनसेशन जो है अमाउंट पेबल माना गया, इंटाइटल्ड माना गया उसको। तो देखिए जो लॉस हुआ उसके साथ-साथ जो लॉस हो रहा है, उस सारी चीज़ों को भी ऐड किया जा रहा है। जैसे जो अटेंडेंट का खर्चा लगा, जो मदर का खर्चा लगा, यहाँ तक कि मदर तो खुद उसकी फैमिली मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी उस सारे सारे चीज़ों का कवर जो है हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन डैमेजेस, तो अगर कोई पर्सन, कोई डिफेंडेंट जो है कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी वो अमाउंट या डैमेजेस पे करने में देरी करता है, तो उसके लिए जो है उस पे इंटरेस्ट भी लागू किया जा सकता है, मतलब इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ेगा अगर वो लेट करता है, जितना लेट करता है उसके हिसाब से। अब जो फाइनली फ्रेंड्स जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, वो एक सिचुएशन को है, उस सिचुएशन पे सपोज कीजिए, गौर कीजिएगा, ये आप सोच के बता सकते हैं, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, बस आपको सोचना है थोड़ा सा। सपोज कीजिए कि किसी पर्सन को इंजरी होने पर डिसेबलमेंट पेंशन या इंश्योरेंस मनी जो है वो मिल जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या टॉर्ट के अंदर कंपनसेशन मिलेगा या नहीं, या अगर मिलेगा भी तो टॉर्ट के अंदर कंपनसेशन कम मिलेगा क्योंकि डिसेबलमेंट पेंशन और इंश्योरेंस मनी मिल गया है। क्या ऐसा है? खुद ही सोचिए। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि इंश्योरेंस या पेंशन पाने के लिए प्रीमियम जब पे करना होता है, ठीक है? कई सालों तक पेंशन के लिए जो है प्रीमियम पे होता है, हर बार मंथली कटता है, मंथली उसके लिए जो है पर्सन डिपॉजिट करवाता है, इंश्योरेंस भी उसी तरह से प्रीमियम पे करता है। तो ये एक तरह से क्या है, सेल्फ अर्न चीज है, ये सेल्फ अर्न किया हुआ जो है मनी है, बेनिफिट्स है। तो इससे जो है टॉर्ट में इसके वजह से कंपनसेशन कम क्यों किया जाएगा। दूसरा बात ये भी है कि अगर ऐसा डिडक्शंस किया जाएगा तो ये जो है एक तरह से इनडायरेक्टली जो है टॉर्ट फीजर, जो गलती किया, जो रॉन्ग डूअर है, उसको बेनिफिट कर देगा, है ना, इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगा। इसी बात को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड ने पेरी वर्सेस क्लीवर के केस में जो है हेल्ड किया था। जब क्लेमेंट को इंजरी होती है तो एक्सीडेंट की वजह से और उसके सर्विसेज से जो निकालते टाइम, जो सर्विसेज में से निकालते समय उस पर्सन को डिसेबलमेंट पेंशन प्रोवाइड की जाती है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या क्लेमेंट को जो कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी उसमें पेंशन का अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा या नहीं।
हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिडक्शन को अलाउड नहीं किया। तो सेम जो इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल है वही इंडिया में भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे लॉर्ड रीड ने ऑब्जर्व किया, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, सेम चीज वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया। और इंग्लिश लॉ में देखिएगा तो उसी इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल इक्विटी, जो कि इक्विटी एंड रीजनेबलनेस पे बेस्ड है, वो इंडिया में भी फॉलो होता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पर्सनल इंजरी के ऊपर जो है डिस्कशंस। पर्सनल इंजरी में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखा, काफ़ी सारे केसेस देखे हम लोगों ने, हम लोग को एक अनुभव ज़रूर हुआ। इसके अलावा डिफरेंट केसेस तो आएंगे ही, केस ये बस केस लॉ बेस्ड ही था एक तरह से कहिए तो। इसमें हम लोगों ने समझा, इसमें हम लोगों ने अनुभव किया कि किस किस तरह से जो है कि स्कोप कितना है, कहाँ कहाँ स्कोप दिख रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। और अलग अलग हेड्स के अंदर अलग अलग चीज़ों के लिए जो है एक्सपेंसेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कम डैमेजेस प्रोवाइड की जा रही हैं एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डैमेजेस इन केस ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, इस पे भी कुछ केसेस देखेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोस।